हेलो यूपीएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने रिसेंटली अपने चैनल का नाम चेंज किया है और इसका नाम रखा है शिक्षा हब। तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहना नई नई वीडियोस और नए नए अपडेट्स के लिए यूपीएससी से रिलेटेड और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा एक स्पेशल होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होने वाला है? ये वीडियो इसलिए अलग होने वाला है क्योंकि एग्जाम के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ना तो सभी को है, ये एक मैराथन है, सभी पढ़ रहे हैं, सब कुछ प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू की प्रिपरेशन सभी लोग कर रहे हैं। बट अगर आपको एक अच्छा एस्पायरेंट बनना है, एक अलग इस भीड़ से निकल के आगे बढ़ना है, तो आपको इस यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना 20% काम तो कर दिया है, ठीक है। तो अभी भी 80% बाकी रहेगा, जिसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेगी और आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो इन 20% काम को हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि यूपीएससी एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पर मैंने 3 पिलर्स बनाए हैं। सबसे पहला पिलर है प्रीलिम्स का, दूसरा है मेंस का और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट का। इन तीनों को हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सभी को, अब जो भी एग्जाम देने आता है, सब लोग एक वर्ड से थोड़ा सा जानकारी होती है उनको कि प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है। जिनको नहीं पता है बिल्कुल, तो भी हम देखते हैं। तो यूपीएससी जो है उसके 3 पड़ाव होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूपीएससी का जो पड़ाव है, जो कि प्रीलिम्स को क्लियर करके आगे बढ़ना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में ही बाहर हो गए तो आप मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट दे भी नहीं पाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट को भी हम बोलते हैं इंटरव्यू, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो देखा जाए, प्रीलिम्स जो है ये एक आपके जो मेरिट में जो नंबर आते हैं, जो जिसमें एआईआर रैंक्स निकलते हैं या जो आपकी रैंकिंग बनती है, उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वो ऐड बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। बट प्रीलिम्स जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप आगे के स्टेजेस में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि 10 से 11 लाख लोग इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। अगर 10 से 11 लाख लोग एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो प्रीलिम्स जो है उसमें से छटाई करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं एग्जाम को लेकर के, तो इसीलिए उनको मेंस नहीं देने दिया जाता, उनको पहले प्रीलिम्स में ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो बस ऐसे ही फॉर्म भरने के लिए भर देते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम देना नहीं देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं उनसे आपका टफ कंपटीशन होता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो होता है ये होता है 200 मार्क्स का, ठीक है। इसमें होता है एक्चुअली आपका 2 पेपर, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। पहले मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स जो होता है उसके होता है 200 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो प्रीलिम्स होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर होने की वजह से इसको रखा जाता है ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें एक क्वेश्चन आपको टिक करना है, ऐसा। अब उसके बाद में आता है मेंस, जिसके मार्क्स होते हैं 1750 मार्क्स। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। जनरली हमने सुना है कि जो हमारा पेपर है वो 100 नंबर का होता है या 200 नंबर का होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम नीट का पेपर देख ले तो 720 मार्क्स का होता है, जेई का होता है 360 मार्क्स का। बट यहाँ पर जो यूपीएससी के जो मार्क्स है मेंस के, वो होते हैं 1750 मार्क्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है और इसको स्कोर करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें आपको सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम इसके डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें कितने मार्क्स होते हैं। इसमें होते हैं 275 मार्क्स। मतलब कि आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है, जहां पर 4-5 लोग सामने आपके बैठे होते हैं और आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसका आपको प्रॉपरली एक आंसर देना पड़ता है, जो कि बहुत ही एनालिटिकल और लॉजिकल आंसर होता है। यहाँ पर आपको 275 मार्क्स में से आपको मार्किंग की जाती है और उसके बाद में जो आपकी फाइनल रैंकिंग और जो फाइनल मेरिट जो बनता है, जिसमें एआईआर रैंक्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, उसमें मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इन दोनों के ही मार्क्स वहां पर जुड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो प्रीलिम्स है उसमें हमें मार्क्स क्वालिफाई तो करनी है, मार्क्स तो हमें लाने हैं, बट उतने ही लाने हैं जितने में हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, एक हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए, एक लेवल हमारा क्वालिफाई हो जाए मेंस के लिए। इसके मार्क्स हमारे कहीं पर भी आगे नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यूपीएससी जो एग्जाम है, इसमें जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2025, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा
एक आंकड़ा हमें नजर आ रहा है, इतने सारे मार्क्स हमें स्कोर करने हैं क्या। तो अगर हम देखें तो ये, अगर हम इस एग्जाम को तोड़ तोड़ के अगर हम इसके प्रॉपर सेक्शंस पढ़े और सारी चीजें अगर अच्छे से समझे तो ये उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। अब हमने एक ओवरऑल व्यू तो देख लिया इस यूपीएससी एग्जाम पैटर्न का। अब हम देख लेते हैं पर्टिकुलर जो ये तीनों जो ये स्टेजेस दिए हुए जैसे प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, इन तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं कि इनके पैटर्न्स क्या होते हैं, इनके मार्किंग स्कीम और इनके कट ऑफ्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे की स्लाइड में हम देख लेते हैं। अब देखो जो प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है, इसको हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके, हर स्टेप को हम तोड़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले तो एग्जाम मोड, ये क्या होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन से हमें समझ में आ रहा है कि एक प्रॉपर एक सेंटर का एक सेटअप किया जाएगा, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, जो भी आपका सेंटर आता है आपके हॉल टिकट में लिख के वहां पर जाकर के आपको उस एग्जाम को देना है, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होता है, आपको सेंटर पे जाकर के देना होता है। और उसके बाद में जो नंबर ऑफ पेपर जो यहाँ पे होते हैं वो होते हैं 2 पेपर। और यहाँ पर अगर हम देखें, एक पेपर होता है सीसेट का और एक पेपर होता है जीएस का, ये जो होता है हमारा जनरल स्टडीज, ठीक है। अब ये जो दोनों पेपर जो होते हैं ये दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, 2 hours फॉर ईच पेपर, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। मतलब कि ये जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये टोटल 4 घंटे का होता है, ठीक है। एक के बाद एक लगातार नहीं होता है, पहला एक पेपर सुबह होगा, बीच में थोड़ा आपको ब्रेक दिया जाएगा लंच का, उसके बाद में आपका शाम का दूसरा पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ पेपर, पेपर का जो टाइप होता है, नेचर ऑफ पेपर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको यहाँ पर 4 ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन को टिक करना पड़ता है जो भी आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न का ये एक पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सीसेट, तो सीसेट का जो पेपर है जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, क्वांट पूछा जाता है, मैथमेटिक्स के थोड़े एक बेसिक लेवल 10th स्टैंडर्ड तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। जिनको मैथ्स नहीं भी पसंद है अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ ले इसको लेकर के, 10th तक का मैथ्स पढ़ ले सीबीएसई का और उसमें थोड़ा सा रीजनिंग और क्वांट की अगर प्रैक्टिस कर ले तो ये बहुत इजीली ये पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सीसेट में क्या होता है 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए। तो इसमें हर एक जो क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2.5 मार्क का, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है इसमें 2.5 मार्क का, ऐसे इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप थोड़ा सा बस आप क्वालिफाई कर लीजिए पेपर। क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है, हमारे बचपन से जो चला आ रहा है 33% हमें क्वालिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमने 33% मार्क्स अगर इसमें क्लियर कर ली तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अब 33% जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 66 मार्क्स आपको लाने हैं 200 में से। 200 में से अगर आपने 66 मार्क्स ला लिए सीसेट में तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपका सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो जाता है तभी जाकर के आपका जो जीएस का पेपर है वो आगे जाएगा चेकिंग में, ठीक है। अगर आपका सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं होता है तो जीएस का पेपर को चेक भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जीएस में क्या होता है कि सब कुछ होता है इसमें, पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बारे में सारी जो भी कुछ आप मेंस में पढ़ते हैं, प्रीलिम्स की जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में आप पढ़ते हैं वो सब कुछ यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो पेपर है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं, बट इतना भी टफ नहीं होता है कि कोई से निकाल ना पाए। अगर पेपर टफ हो जाता है तो जो कट ऑफ है वो गिर जाता है, अगर पेपर इजी हो जाता है तो कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि चांसेस जो है ज्यादा लोगों के क्लियर होने के वो बढ़ जाते हैं इस वजह से, ठीक है। अब जीएस का जो पेपर है उसमें होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। अब जो जीएस का जो पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि हर क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2 मार्क का, ठीक है। अब इसमें भी पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होता है, सीसेट में होता है पर क्वेश्चन 2.5 मार्क का। और जो दोनों में मार्किंग स्कीम कैसे होती है, जो अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट और सीसेट में अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1/3 मार्क कटेगा, ठीक है। अब 1/3 मार्किंग स्कीम कैसे होती है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कितने क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो हमारे कितने मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है।
नेगेटिव मार्किंग स्कीम्स को हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधा दिन सारे क्वेश्चंस को एकदम मार्क करके आ गए और बाद में समझ गए हम तो धुरंधर है, मैंने तो पूरा पेपर सॉल्व किया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम का भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो जीएस का भी पेपर है ये होता है आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 200 मार्क का पेपर होता है यहाँ पे, जिसका टाइमिंग हमें दिया हुआ है 9:30 से 11:30, ठीक है। सुबह एक पेपर होता है जीएस का। अब हर ये क्वेश्चन होता है इसमें होता है 2 मार्क का, इसलिए ये 200 मार्क का पेपर है, जिसमें 1/3 जो माइनस मार्किंग जो है, जो नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो आपका 0.66 मार्क कटता है, ठीक है। अब उसके बाद में सीसेट का अगर हम पेपर देखें, जो पेपर होता है 2:30 से 4:30 बजे तक के, ये दूसरा स्लॉट में पेपर होता है, ठीक है। इसमें होता है 80 क्वेश्चन, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, ऐसे करके हो जाता है ये भी 200 मार्क का पेपर। अब ये 200 मार्क का जो पेपर है इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें 1/3 जो मार्क होता है वो है 0.883, मतलब कि 2.5 का अगर हम 2.5 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो 0.83 जो मार्क्स है ये हमारे कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो इससे तो हमें समझ आ गया कि अगर हमने जीएस में एक क्वेश्चन अगर हमने गलत करा तो हमारा 0.66 मार्क कटेगा, और अगर हमने सीसेट में एक क्वेश्चन गलत करा तो हमारा 0.83 मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसलिए हमें गलतियां मिनिमाइज करके आनी है अपने पेपर में, ज्यादा हमें गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन नहीं पता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है छोड़ दो। जो जिसमें कॉन्फिडेंट हो या जिसमें लग रहा है कि 80-20% हो, डाउट है कि ये हो सकता है ये नहीं, तो वो आप अटेम्प्ट करके आए, उसमें आप रिस्क ले। बट ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हाथ में लगाए जिसमें आपका 1% भी कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन का, वो है मेंस पेपर पैटर्न, ठीक है। मेंस ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यूपीएससी का, क्योंकि यही से हमारी रैंकिंग डिसाइड होती है, हमें कौन सी पोजीशन मिलने वाली है, हमें कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, ये यहीं पर डिसाइड होता है। हमारा क्या रैंकिंग रहेगा, क्या हमारे मार्क्स आ रहे हैं, कैसे हमारा पोस्टिंग होने वाली है आगे चल करके, ये सब कुछ हमारा डिपेंड करता है मेंस एग्जामिनेशन पे, मेंस पेपर पैटर्न पे, ठीक है। तो मेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। मेंस में बेसिकली होते हैं 9 पेपर्स, 9 पेपर होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक दिन में 9 पेपर नहीं होते हैं, आपको अलग अलग दिन दिया जाएगा, एक प्रॉपर एक इसका सिलेबस और एक टाइम टेबल आता है मेंस का, जिसमें 9 दिन आपके 9 अलग अलग पेपर लिए जाते हैं। और इस पेपर को आपको बहुत ही ज्यादा मतलब ध्यान से और अपना दिमाग खुला रख करके सॉल्व करना होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन इसमें एक अलग ही मतलब एक नया टेस्ट लेकर के आता है, कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या होगा। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा शांत दिमाग से, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से इस पेपर को लिखना है हमें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़े हुए समझ के लिखना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 9 पेपर जो होते हैं, अब ये सारे के सारे जीएस के नहीं होते, इसमें जो जीएस के पेपर होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा सिलेबस का, उसमें हम देख लेंगे, और हमें मेन सब्जेक्ट से पता है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये हमारे 4 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 पेपर जो कि है ऑप्शनल के पेपर, ठीक है। ऑप्शनल में जो भी आपने सिलेक्ट करा हुआ है अपना सब्जेक्ट, उसके 2 पेपर हो गए, 2 अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है हमारा एसे का पेपर, ठीक है। ये जो पेपर होता है ये आपका मतलब जिस भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करी हो, जो भी आप अपनी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे रहे हैं यूपीएससी का, उस लैंग्वेज में आपको एसेज लिखने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं 2 लैंग्वेज के पेपर, जो ये 2 लैंग्वेज के पेपर है, ये में से क्वालिफाइंग पेपर माने जाते हैं, जिसमें से एक जो है इंग्लिश कंपलसरी होता है, दूसरी जो वो लैंग्वेज होती है जो भी आपने सिलेक्ट करी हुई है, ठीक है। तो 21 इंडियन लैंग्वेज दी हुई है, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरे पेपर के लिए। अब ये जो पेपर है, ये दोनों लैंग्वेज के पेपर, ये बस क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। अगर ये दोनों पेपर आपने क्वालिफाई कर लिए, तभी जाकर के आपके जीएस के पेपर चेक हो गए और आपके ऑप्शनल और एसे के पेपर चेक हो गए। ये पेपर क्यों होते हैं लैंग्वेज के, बेसिकली बस ये आपका यूपीएससी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको लैंग्वेज पर आपकी पकड़ है या नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आपको इसमें बहुत ही ज्यादा
एकदम मतलब लैंग्वेज के मास्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनको आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि आपको लैंग्वेज की समझ है या नहीं, ठीक है। जिस भी आप लैंग्वेज में पेपर लिखने वाले हैं, बस उसके लिए ये पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हमने देख लिया कि जो मेंस का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1750, ठीक है। अब उसके बाद में ये सारे पेपर जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें आपको लिखना पड़ता है और बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए हर चीज आपको यहाँ पर लिखनी ही पड़ेगी, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव वाला खेल नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो ये जो लैंग्वेज के जो ये दो पेपर है, पेपर ए और पेपर बी, ये जो है यहाँ पर आपकी एक जो लैंग्वेज रहेगी कंपलसरीली वो इंग्लिश रहेगी, दूसरी जो है कोई भी आप इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये जो पेपर है बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर हम देखें इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 300 में से 75 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। मतलब कि सिर्फ आपको 25% रिक्वायर है ताकि आपके आगे जो जीएस और जो आपके ऑप्शनल और एसी का पेपर है वो चेक हो उसके लिए, ठीक है। तो बस आपको 75 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना है 300 में से, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का। तो इसमें आपका एक दिन चला जाता है, ठीक है, पेपर ए और पेपर बी में। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो जो पेपर 1 है वो होता है हमारा एसे का पेपर, ठीक है। एसे का पेपर जो होता है इसमें आपके जो 250 मार्क्स के लिए अलग अलग ऐसे यहाँ पर आपको दिए जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जिसमें आपको प्रॉपरली लिखना होता है पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर के बॉडी, और फिर उसके बाद में आपको कंक्लूड करना पड़ता है। सब कुछ यहाँ पर ऐसे में आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना होता है। अगर आपको कुछ डायग्राम्स आते हैं, आपको इंडिया का मैप आता है तो आप वहां पर ये ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ। मतलब यू आर अलाउड टू राइट एवरीथिंग इन द एसे पेपर, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जो भी आपके दिमाग में आपकी मतलब जो भी आपके व्यू पॉइंट्स है वो यहाँ पर जाने जाते हैं, इसलिए ये एसे का पेपर होता है। उसके बाद में जो पेपर 2 होता है वो होता है जीएस 1 का पेपर, फिर जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ऐसे यहाँ पर 4 पेपर होते हैं जीएस के, जिसमें हमें सब्जेक्ट्स तो पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं और उनके साथ में कुछ सब सब्जेक्ट जो है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि 250 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल जो आता है वो आता है 750, ठीक है। ये होते हैं मेंस के मेन मार्क्स जो कि आपकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे और आपकी पोस्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें हर पेपर जो है ये 3 घंटे का होता है, जो कि ये भी ऑफलाइन पेपर ही होता है, आपको सेंटर पे जाकर के देना होता है, जो भी आपका सेंटर दिया हुआ है आपको यूपीएससी द्वारा। और उसके बाद में आते हैं 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 और पेपर लास्ट में, जो कि होता है ऑप्शनल के पेपर, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 फिर ऑप्शनल। इसमें वो पेपर होगा जो आपने सिलेक्ट करा है अपना ऑप्शनल, और ये जो पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक के जो पेपर्स है यही डिसाइड करते हैं कि आपका आगे फेट क्या होगा, मतलब कि आगे आप इंटरव्यू को जाएंगे या आप नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम डिटेल में, ये तो हमने देख लिया मेंस पेपर पैटर्न क्या होता है। आगे हम देख लेते हैं कि ये है पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब कि इंटरव्यू, जिसमें आपने बहुत सारे रील्स वगैरह देखी होगी और मतलब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कि एक सेंटर पे एक जो कैंडिडेट होता है उसे बिठाते हैं और आजू बाजू 4-5 लोग होते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस और टफ सिचुएशन हो जाती है जहां पर आपको हर चीज का आंसर करना पड़ता है। लेकिन ये जो इंटरव्यू का जो एक मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों के मन में कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको कोई नॉलेज भी नहीं है तो भी आप उस सिचुएशन को किस कॉन्फिडेंस से आप उसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। सारे आंसर करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस चेक होता है इसमें। बेसिकली आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है कि क्या आप जो भी आपको पोस्ट दी जाने वाली है क्या आप उसके काबिल है या नहीं है। इसमें नॉलेज चेक का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो इंटरव्यू होता है उसके पहले एक बहुत बड़ा सा 8 से 10 पेज का एक फॉर्म आता है जो कि आपको फिलअप करना होता है इंटरव्यू के कुछ टाइम पहले, जब मेंस की लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। तो वहां पर आपको एक मतलब बहुत बड़ा फॉर्म आता है जो आपको फिलअप करना होता है। इसमें आपको अपनी हॉबीज, अपनी जो भी चीजें आप कर रहे हैं, सब कुछ, अपना नाम वगैरह, सब पता वगैरह सब कुछ डालना होता है और उस फॉर्म के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। कुछ चीजें उस फॉर्म से भी आपको पूछी जाती है, इसीलिए जो भी आप अपना फॉर्म भर रहे हैं उसको आप 5 से 10 बार रीड करके जाए कि आपने अपने आप को क्या
मतलब आपने क्या लिखा है उसमें और आपने अपने आप को क्या रिप्रेजेंट किया है पैनल के सामने, क्योंकि वो तो आपको नहीं जानते हैं पहले से ही, पैनल जो है वो आपको नहीं जानता, वो तो आपको किस बेसिस पे देख रहे हैं, वो इसी बेसिस पे देख रहे हैं कि आपने फॉर्म क्या फिलअप किया है। तो वो लोग पहले आपका फॉर्म पूरा रीड करते हैं, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर आपका इंटरव्यू प्रॉपर्ली लिया जाता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी चेक होती है। यहाँ पर नॉलेज चेक का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉलेज चेक में जब हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो मेंस के टॉपिक से रिलेटेड हो या प्रीलिम्स के टॉपिक से रिलेटेड हो, उसमें हम कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहे, हमें आंसर तो थोड़ा बहुत करना ही है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो एक थोड़ा हम रेशियो देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि प्रीलिम्स में जो जैसे 10 से 11 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में मेंस कितने लोग बैठते हैं, उसके बाद में पर्सनालिटी इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए कितने लोग आगे जाते हैं। तो अगर हम देखें प्रीलिम्स में 10 से 11 लाख फॉर्म्स हर साल भरे जाते हैं। उसके बाद मेंस में जैसे 12 से 15 हजार जो बच्चे हैं वो लोग बैठते हैं मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। अब उसके बाद में जो इंटरव्यू के लिए जो जाते हैं वो कितने बच्चे होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जाने वाले जो बच्चे हैं वो होते हैं, जैसे पर सीट हम बोल सकते हैं, अगर 3 लोगों को भी ले रहे हैं तो 3 से 4 हजार लोग हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और उसके बाद में उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, जैसे कि अगर 1000 सीट्स अगर निकली है यूपीएससी की तो 1000 लोग सिलेक्ट हो गए, या कभी 800 ही होते हैं, ठीक है, लिस्ट में कभी 800 ही नाम आते हैं या कभी 1000। तो मतलब कि पर सीट हम बोल सकते हैं कि 3 कैंडिडेट वो लोग ले रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर रेशियो बना हुआ है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो प्रीलिम्स में ही निकल जाती है बाहर, ठीक है, मेंस तक तो वो पहुंच ही नहीं पाती है। तो अगर आप सोचिए कि अगर मेंस तक भी पहुंच रहे हैं तो आपने एक बहुत बड़ा पड़ाव पार किया है और उसमें आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको मेंस लिखने का जो सौभाग्य है वो मिलता है। कुछ लोगों को तो मतलब कि 3-3, 4-4 साल अटेम्प्ट देने के बाद में भी मेंस वो नहीं दे पाते हैं। इसीलिए अगर आपको मेंस लिखने का मौका मिल रहा है तो इस अटेम्प्ट को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, बहुत अच्छे से अपना अटेम्प्ट दीजिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए आंसर्स की, और जितना हो सके उतना मतलब अपने आप को झोंक दीजिए इस एग्जामिनेशन में। लेकिन इस मतलब कोशिश करिए कि मेंस तो क्लियर हो, और अगर इस साल नहीं हो पा रहा है तो अगले साल तो वो पक्का ही क्लियर हो, इसकी पूरी कोशिश करें। और फिर जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में तो ऑब्वियसली सक्सेस, सफलता आपके कदम चुमती है बस। और अगर रैंक आ गया बहुत अच्छा, और अगर बहुत ज्यादा अच्छा पेपर गया है और बहुत अच्छा रैंक आ गया तो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, सब कुछ। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि मुझे बताना है, जो कि इतना ज्यादा अभी मायने नहीं रखता है क्योंकि इनिशियल अगर आपका फेज ऑफ प्रिपरेशन है तो, बट ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका प्रेफरेंस है, मोस्टली लोगों का जो प्रेफरेंस होता है वो आईएएस ही होता है, आईएएस की पोस्ट के लिए ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि सभी को वो लोग आईएएस दे पाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो अपना प्रेफरेंस है, आपने जो अपना प्रेफरेंस रखा है, अगर वो आपको चाहिए तो उसमें क्या होता है कि आपकी रैंकिंग एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी चाहिए, जैसे कि अगर आपका जो एआईआर रैंक है वो अच्छा चाहिए और आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छे चाहिए, तभी जाकर के आपका जो मनपसंद जो आपको पोस्ट है वो मिलता है। अदरवाइज जो आपने सेकंड और थर्ड पे जो अपना प्रेफरेंस रखा है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। देखो, पोस्ट में कोई बुराई नहीं है, सारी बहुत अच्छी पोस्ट है, बट अब सबका एक अलग अलग पर्पज होता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का कि उनको कौन सी पोस्ट चाहिए। तो आप अपने पोस्ट के लिए अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो आप अपनी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी रखिए कि मतलब आपसे आपकी पोस्ट कोई ना छीन पाए। अगर आपको रैंकिंग और आपका जो मार्क्स है, अगर आपने वो बहुत अच्छा रखा है, बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी आई है, तो जो भी आपने पोस्ट सोची है वो आपको जरूर मिलेगी। ये आप भरोसा रखकर आगे अपना प्रिपरेशन करें और आगे बढ़ते रहे। और इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, यूपीएससी सिलेबस के। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे मिलेंगे नए वीडियो में। तो आप चैनल के साथ में बने रहिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सब जगह मुझे फॉलो करिए, और मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। प्लीज 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 फॉलो
टू माई चैनल। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सबकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाकर के जरूर फॉलो करो। और हाँ, एक और मैंने चीज स्टार्ट करी है, जो भी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज 5 क्वेश्चन डालती हूँ जिसके आपको आंसर लिखने हैं, और आंसर लिख करके मुझे आप पर्सनली सेंड भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, ताकि मैं उस आंसर को इवैल्यूएट करके आपको वापस से भेज पाऊँ और आपको पता चल पाए कि आपके आंसर्स में क्या कमी रह गई है। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।